हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला पार्ट जो है विलियन, चैप्टर नंबर 1 विलियन, तो विलियन के हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 अर्थात 1.21 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करें तो ये आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का पार्ट 6 वीडियो है। ठीक है, छठवां वीडियो है ये आपका। 1.1 से लेके 1.20 तक के क्वेश्चन हमने इसके पहले के जितने भी 5 वीडियो थे उन पे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो जिसने भी इसके पहले के अगर न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, इसके पहले के सवाल नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप इसके पहले के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन है, अभ्यास वाले क्वेश्चन वही वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 1.21 आज से हम लोग शुरू करेंगे, मतलब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो सब लोग भैया कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जान लो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पेपर में आने के पूरे चांसेज रहते हैं, तो आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1.21 है, पढ़ो इसे। कह रहा है दो तत्व ए एवं बी मिलकर AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो कंपाउंड या दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन तक अवनमित करता है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब कह रहा है ए एवं बी के परमाणुवी द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करने का इसे प्रयास करो, मस्त क्वेश्चन है ये, जान लो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे हल होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो देखो एक चीज़ जान लो, कोई भी सवाल आप हल कर रहे हो तो सबसे पहले उस सवाल को अच्छे से पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, और उस पर ये जानो कि आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन पे और आपको निकालना क्या है। ये जान गए तो सवाल एकदम चुटकियों में हो जाएगा। आपके पास 2 तत्व हैं, सबसे पहले आपसे कहा गया आपके पास 2 तत्व हैं ए एवं बी, ए एवं बी है। कह रहा है कि ए एवं बी मिलकर एक कंपाउंड AB2 बनाते हैं, मतलब एक यौगिक AB2 बनाते हैं और दूसरा यौगिक AB4 बनाते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन को कि आपके 2 तत्व ए एवं बी मिलकर AB2 और AB4 सूत्र वाले 2 यौगिकों को बनाते हैं। अब कह रहा है 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को घोले, 1 ग्राम AB2 को घोले। ठीक है, तो क्या होता है, AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन तक अवनमित करता है। हिमांक को अवनमित करता है मतलब कि हिमांक का अवनमन। ठीक है, पढ़ लो, हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है, मतलब ये आपको हिमांक का अवनमन दिया गया डेल्टा TF। कितना दिया गया है आपको डेल्टा TF की वैल्यू, डेल्टा TF दिया गया है 2.3 केल्विन, तो वो भी लिख देते हैं 2.3 केल्विन। ठीक है, आपसे कहा गया था 2 तत्व हैं ए एवं बी, कह रहा था एक AB2 बनाता है, एक बनाता है AB4, मतलब 2 यौगिक बनाते ए और बी मिलके। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपके, ये 2 तत्व हैं आपके पास, एक यौगिक H2O बनाते। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका जैसे 2 तत्व है ए और बी, तो एक तत्व एक यौगिक AB2 बनाते, एक यौगिक AB4 बनाते। ठीक है, तो ये बात हुई है यहाँ पे। अब कहा गया है कि हिमांक को देखो यहाँ से पढ़ना, 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2। 20 ग्राम बेंजीन में क्या घोला जा रहा है, AB2 को घोला जा रहा है, तो ये कितना अवनमित करता है, 2.3 केल्विन का अवनमन करता है। किसमें अवनमन करता है, हिमांक में अवनमन करता है, इसलिए हिमांक में अवनमन डेल्टा TF लिखते हैं ना, उसे हिमांक में अवनमन डेल्टा TF होता है, तो उसे 2.3 केल्विन लिख गया। आप कह रहा है जबकि 1 ग्राम AB4, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है, इसमें अवनमन हो जाता है 1.3 केल्विन का। ठीक है, तो कह रहा है बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक को KF से लिखते हैं, कितना दिया गया है, 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ए एवं बी के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, ए बी के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है तो क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चन पे दिया हो वो जान लिया करो, फिर क्या निकालना है वो पता कर लो, फिर आसानी से एकदम क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी आप खुद करोगे। ठीक है, हमने कहा दो तत्व हैं ए एवं बी जो कि AB2 और AB4 को बनाते हैं। आप कह रहे हैं 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 घोलने पर वो हिमांक में कितना अवनमन करता है, 2.3 केल्विन का। और जब 1 ग्राम AB4 को घोला जाता है किस पे, देखो कहा गया ना, यहाँ पे आगे पढ़ो, जबकि 1 ग्राम AB4 को 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। और ये कब करेगा, जब इसे भी बेंजीन पे घोलोगे। देखो ध्यान से पढ़ो, पहले कहा गया था 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 इतना अवनमन करता है, जबकि 1 ग्राम AB4 कितना अवनमन करता है, 1.3। और ये कब करेगा, जब इसे भी आप बेंजीन में घोलोगे। तो यहाँ पे भी आपका 20 ग्राम बेंजीन में ही ये घोला जा रहा है। ठीक है, ये भी कितने में घोला जा रहा है, 20 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, ये बात है। जो लोग ये समझ रहे हो ध्यान से देखो, पहले क्या कह रहे हैं हम आपसे, दो तत्व ए एवं बी मिलके AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 घोलने पर हिमांक को 2.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो ये डेल्टा TF इसका वाला हो गया, AB2 वाले का। ठीक है, ये AB2 वाले का हो गया। फिर कहा गया जबकि 1 ग्राम AB4 से इतना अवनमन होता है। 1 ग्राम AB4 से कब अवनमन होगा, जब आप उसे भी बेंजीन में घोलोगे, क्योंकि AB2 को जब बेंजीन में घोला गया तभी तो अवनमन हुआ था। तो वैसे इसे भी बेंजीन में घोल लेंगे तब इसमें भी अवनमन होगा। तो कहा गया था जबकि 1 ग्राम AB4 को घोलने पे 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो हमने 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB4 घोला, तब हमें अवनमन कितना मिला, 1.3 केल्विन का। और फिर कहा गया बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे KF से लिखते हैं तो 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब ए एवं बी के लिए परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। आप दिमाग लगाओ कैसे किया जाए। देखो, अगर बात करें इस वाले विलयन पे जिस पे बेंजीन और AB2 को मिलाया गया उसमें भी बेंजीन है, और इस वाले विलयन पे जिसमें बेंजीन और AB4 को मिलाया गया उसमें भी बेंजीन है। मतलब बेंजीन जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, बेंजीन दोनों में कॉमन है। तो हम करेंगे क्या, आपका पहले इसके वाले डेल्टा TF का और इसके वाले KF से, ये देखो इसका KF इसका डेल्टा TF से हम AB2 का द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, और फिर उन दोनों के मिक्सचर से जो आपका इनके द्रव्यमान निकलेंगे उनको निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले AB2 तत्व, AB2 यौगिक के लिए निकालते, फिर AB4 के लिए निकालेंगे। यहाँ से लिखते AB2 के लिए, AB2 के लिए। ठीक है, सबसे पहले AB2 के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला देखो लिख देते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। ठीक है, डेल्टा TF होता है हिमांक में अवनमन, KF को मोलल अवनमन स्थिरांक, और M होता है मोललता। ठीक है, डेल्टा TF इसका वाला दिया गया है, ये दिया गया है 2.3 केल्विन। तो यहाँ पे रख दो 2.3 केल्विन बराबर KF। KF किसका है, बेंजीन के लिए दिया गया है इतना। तो बेंजीन इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों बेंजीन है, तो दोनों का तो यही KF होगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बेंजीन इसमें भी बेंजीन, और बेंजीन के लिए ये दिया गया है। तो बेंजीन के लिए 5.1। ठीक है, KF का मान कितना, 5.1 इंटू बात आती M। M क्या होता है, मोललता होता है, और मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार जो होगा वो ग्राम में लेना है आपको, और ऊपर 1000 का गुणा कर देना है। ये सूत्र होता है सिंपल। ठीक है, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार ग्राम में, ऊपर 1000 का गुणा। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले कि विलेय और विलायक की। देखो पहले वाले विलयन के लिए बात करो AB2 और बेंजीन की। ठीक है, तो जो ज़्यादा होता है उसे क्या बोला जाता है, विलायक। तो यहाँ पे 20 ग्राम ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक। बेंजीन क्या है, विलायक है। और आपका 1 ग्राम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। कम है ना, ज़्यादा वाला विलायक, कम वाला विलेय। और एक चीज़ इससे भी पहचान सकते हो, 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया है AB2 को, मतलब जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। 20 ग्राम बेंजीन में आपका किसने घोला, 20 ग्राम बेंजीन था, उसमें आपने AB2 को घोला है, तो जिसमें आप घोलोगे वो विलायक होगा, और जो घुलेगा वो विलेय होगा। इसमें बात करें तो जो ज़्यादा है वो विलायक, बेंजीन विलायक हो जाएगा। ये जान लो सिंपल, जो ज़्यादा मात्रा में हो वो विलायक। 20 ग्राम ज़्यादा है तो विलायक, ये आपका 1 ग्राम है तो ये विलेय। ठीक है, ये सिंपल बात जान लेना। ठीक है, विलायक और विलेय पता चल गया। आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से 2.3
बराबर 5.1। ठीक है, तो देखो ये 5.1 गुणे में इधर ले लेते, भाग में आ जाएगा 5.1 बराबर विलेय के मोल। विलेय के मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बटा अणुभार, भार बटे में अणुभार लिख सकते हैं, भार बटे में अणुभार, या अणुभार नीचे भी लिख सकते हो ऐसे, भार बटा अणुभार। ठीक है, सिंपल विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू में विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार और ऊपर 1000 का गुणा। यहाँ पे समझ रहे हो ना कैसे किया है हमने, ये 5.1 इधर गुणे पे था, इधर ले लिया तो भाग पे आ गया। विलेय के मोल बराबर भार बटा अणुभार और विलायक का भार यह है ऊपर 1000 का गुणा। आप देखो अगर बात करें तो ऊपर 0.1 अंक पे, नीचे 0.1 अंक पे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 23/51। कैसे कैंसिल किया, क्योंकि एक अंक पे ऊपर भी दशमलव था, एक अंक पे नीचे भी, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, 23/51 बचेगा। अब AB2 विलयन के लिए विलेय कौन है, ये है AB2। ठीक है, तो इसे यहाँ पे भार इसका कितना हो जाएगा, AB2 का भार आपको कितना दिया गया, 1 ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम लिख लो, बटे अणुभार। अणुभार क्या है, अणुभार तो इसका पता नहीं, क्योंकि अणुभार ही तो निकालना, परमाणविक द्रव्यमान निकालोगे तो अणुभार तो आपको जरूरत पड़ेगा। तो मान लो AB2 के अणुभार को हम M1 मान लेते हैं। ठीक है, AB2 वाले अणुभार को M1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, AB2 को अणुभार को क्या मान लिया, M1 मान लिया, इंटू विलायक का भार, विलायक कितना है, बेंजीन है 20 ग्राम, 20 ग्राम लिख दो, और ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा। ठीक है, सिंपल देख लो, 23/51 इधर आ गया, भार है आपका 1 ग्राम, अणुभार पता नहीं है तो इसको M1 मान लिया, किसके, AB2 के लिए M1 मान लिया। ठीक है, ऊपर 1000 और विलायक का भार 20, कैंसिल करो, जो कट रहा हो काट लो, 20 से काटो 1000 को, 20 पंचे 100 और 0 50 आ जाएगा। ठीक है, M1 की वैल्यू निकालनी, M1 को इधर भेज दो, तो M1 बराबर ये 51 उधर चला जाएगा, तो 50 × 51 बटे में 23। ठीक है, देख लो ध्यान से, M1 ये आ गया और ये 51 का उधर गुणा हो जाएगा, 50 × 51 और बटे में 23। तो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 50 का गुणा कर लो, पहले 0 ये आया, 5 × 5 और 25, तो 50 बटे में 23। अब इसका आप भाग दोगे तो M1 की जो वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपको। ठीक है, M1 का जब भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110.87। ठीक है, 110.87 आएगा, या 87, 110.87 ये M1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये M1 की वैल्यू आएगी। M1 यहाँ पे है क्या चीज़, M1 है इस AB2 का अणुभार। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख देना, माना AB2 का अणुभार, माना AB2 का अणुभार M1, वैसे ही लिख देना, माना AB4 का अणुभार M2, माना AB4 का अणुभार M2। ठीक है, माना AB1 का अणुभार कितना, M1, और AB2 का अणुभार हमने M2 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख देना। अब AB2 के लिए M1 निकाल लिया, अब AB4 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, AB4 के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं ऊपर से AB4 के लिए, AB4 के लिए। ठीक है, AB4 के लिए क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला सेम लगेगा, डेल्टा TF बराबर KF × M। ठीक है, AB4 के लिए डेल्टा TF बराबर KF × M, तो इसका वाला डेल्टा TF की वैल्यू रखो, 1.3 केल्विन है, तो 1.3 रख दो, इक्वल टू में KF तो सेम ही होगा, क्योंकि बेंजीन इसमें भी था, इसमें भी था, तो 5.1 इस पे रख दो, सिंपल KF की वैल्यू, इंटू आएगी बात M की, M की वैल्यू क्या है, M का तो फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा, भार बटा अणुभार, तो सिंपल डायरेक्ट हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगा देते, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, किसका भार होगा, विलेय का। ठीक है, ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार है, और यहाँ पे विलायक का भार, विलायक का भार, और ऊपर यहाँ पे 1000 का गुणा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यही वाला सेम फार्मूला लगा वहाँ पे भी। ठीक है, आप देखो भार किसका लिखना है, भार किसका लिखना है, विलेय का 1 ग्राम है तो 1 ही ग्राम लिख दो, सिंपल। यहाँ पर से इसको उसी तरह कर लो, 1.3, ये गुणे पे भाग पे आ जाएगा 5.1 बराबर, भार है 1 ग्राम, अणुभार आपको पता नहीं तो हमने यहाँ पे देख सकते हो M2 मान लिया AB4 के अणुभार को, तो यहाँ पे हम अणुभार कितना लिख देंगे, M2 इंटू विलायक का भार, विलायक का भार 20 था तो 20 लिख दो, ऊपर 1000। सिंपल देख सकते हो, सब लोग देख लो, विलायक यहाँ पे भी बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन, तो 20 ही ग्राम तो है ही है। ठीक है, अब आगे सॉल्व किया जाए, 20 से 1000 को काटो, 20 पंचे 100, 0, जैसे यहाँ पे 50 आया था यहाँ पे भी आ गया। M2 की वैल्यू निकालनी, M2 को इधर ले लो, M2 बराबर 50 और ये 5.1, देखो यहाँ पे भी दशमलव से दशमलव काट देना। ठीक है,
यहाँ पे भी 1.3/5.1 है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक अंक पे था, कट गया था। ठीक है, मतलब जब बराबर ऊपर भी बराबर अंक पे हो, एक अंक बाद ऊपर भी एक अंक बाद नीचे भी, तो आपस में दशमलव हट गया, बचा केवल 13/51। चाहे तो एक पद लिख लो, 13/51 बराबर 50/m2। ठीक है, 50/m2। m2 निकालना है तो m2 बराबर 50 × 51/13। ठीक है, देख लो m2 इधर ले लिया, 50 पे 51 का गुणा, 13 भाग पे आ गया। अब यहाँ पे 50 का 51 से गुणा करो, 0 5 एकम 5 और 25 तो 50, 13 भाग दे दो, 13 एकम 13, 12 बचा, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 117 बचा 8, 13 6 78। ठीक है, 196 पॉइंट करके आना चाहिए। ठीक है, 196.15 आएगा, हमने निकाल रखा है पहले से। ठीक है, m2 का मान आएगा 196.15। तो ये आई m2 की वैल्यू, ये आई m1 की वैल्यू। ठीक है, देख सकते हो m1 था क्या चीज़ आपका, m1 है AB2 का अणुभार, AB2 का अणुभार। और ये जो आपका m2 आया है, ये क्या चीज़ है भैया, m2 है AB4 का अणुभार, AB4 का अणुभार। ठीक है, सिंपल। अभी आपने क्या निकाला है, AB2 का अणुभार निकाला और AB4 का अणुभार निकाला। निकालना क्या है आपको, A एवं B के परमाणुवीय द्रव्यमान। ठीक है, परमाणुवीय द्रव्यमान समझते हो। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे होता है H2O। H2O एक प्रकार का यौगिक है कि नहीं है। ठीक है, आप मान लो H2O का जो आपका अणुभार है वो है 18। हम आपसे कह रहे हैं H2O का जो अणुभार है 18। जैसे यहाँ पे AB2 का अणुभार आया 110.87, AB4 का अणुभार आया 196.15, वैसे ही H2O का अणुभार 18 होता है। अब बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणुवीय द्रव्यमान कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा। तो हाइड्रोजन का जो परमाणुवीय द्रव्यमान होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, यही आपस में मिलके देखो, 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 × 2 है तो 2 प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का 16 तो 16 + 2 मिला के 18 आता है तब। ठीक है, 18 कब आता है आपका H2O का, जब आपका हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणुवीय द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16, तो 1 × 2 + 16 मिलके आता है 18। ठीक है, तो आपको H2O का 18 पता है तो कैसे निकालते हो, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16, मतलब हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों के अलग अलग परमाणुवीय द्रव्यमान पता होते तब हम लोग निकालते हैं। अभी आपको क्या पता चला, AB2 के लिए AB2 का अणुभार पता चला है, AB4 के लिए AB4 का अणुभार पता चला, लेकिन हमें क्या करना है, A और B का अलग अलग परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात करना है। समझ रहे हो कि नहीं। अब क्वेश्चन देखो, जैसे H2O का अणुभार 18 है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग क्या पता होता है, परमाणुवीय द्रव्यमान, हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का 16। वैसे ही AB2 का अणुभार पता है, AB4 का अणुभार पता है, लेकिन हमें A का कितना परमाणुवीय द्रव्यमान है और B का कितना है ये निकालना है। तो अब बात आती है ये कैसे निकाला जाए। तो एक पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। तो देखो, पहले इतना समझ लो कि ये इतना समझ में आया कि नहीं जितना हमने किया है। सबसे पहले जो आपको दिया था वो नोट कर दिया, विलेय विलायक समझ लिया, फिर हमने लिखा माना AB2 का अणुभार M1, AB4 का M2। ठीक है, फिर आगे हमने इसे सॉल्व करके M1 की वैल्यू निकाल लिया इस फॉर्मूले को लगा के। ठीक है, इसको इरेज कर देते, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए केवल बताया था। तो सिंपल हमने ये फॉर्मूला लगा के M1 की वैल्यू निकाली, M1 है AB2 का अणुभार, फिर इसको सॉल्व करके M2 की वैल्यू निकाली, AB4 का अणुभार। तो अब आप लोग क्या करो, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब इतना इरेज कर देंगे यहाँ का और आपको A और B के अलग अलग मौलिक द्रव्यमान निकाल के दिखाएंगे। केवल ये जो M1 की वैल्यू है यहाँ लिख देंगे, M2 की वैल्यू है यहाँ लिख देंगे और पूरा इरेज कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल जो AB2 का अणुभार M1 आया था 110.87 उसको लिख दिया, AB4 का जो आया था 196.15 या 196.15। ठीक है, उसको लिख दिया। अब निकालना है A और B के अलग अलग परमाणुवीय द्रव्यमान। तो यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं, माना A का परमाणुवीय द्रव्यमान, A का परमाणुवीय द्रव्यमान, पहले हम लोग क्या करते हैं, A के परमाणुवीय द्रव्यमान को स्मॉल a मान लेते हैं और B के परमाणुवीय द्रव्यमान को, B के परमाणुवीय द्रव्यमान को क्या करते हैं, स्मॉल b मान लेते हैं। ठीक है, तथा लिख देना। यहाँ पे क्या लिखना है देख लो पहले, माना A का परमाणुवीय द्रव्यमान स्मॉल a तथा B का परमाणुवीय द्रव्यमान स्मॉल b, B का। ठीक है, B
का परमाणु द्रव्यमान स्मॉल बी। ऐसा क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। देखो यहाँ से आपको क्या पता है कि Ab2 का अणुभार बराबर 110.87, ठीक है। आप जैसे H2O का अणुभार बराबर है 18, तो कैसे निकलता है? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिखते हैं, 2 है तो गुणा लगा के 2 लिखते हैं, प्लस लगाते ऑक्सीजन का होता है 16 और बराबर में तब आता है 18, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस लगाओ ऑक्सीजन का 16 तब मिलके 18 आता है। अब जैसे Ab2 का निकालना है तो इसमें भी वही होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, हमने क्या माना A का स्मॉल है तो स्मॉल ए लिख दो। यहाँ पे 1 ही था तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं, प्लस लगाओ। फिर आएगी बात बी की। बी का होता है बी स्मॉल वाला तो स्मॉल बी लिखो। और जब आपका H2 था तो 2 का, अगर H2 है तो उस पर 2 का गुणा किया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2 का गुणा कर दो। वैसे ही यहाँ पे बी का है स्मॉल बी तो 2 है तो 2 का गुणा कर दो और बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सही से लिखते हैं A प्लस बी इंटू 2 और बराबर में क्या आ जाएगा 110.87। ध्यान से देख लो क्या किया है हमने, समझ लो आप लोग। सिंपल सी बात है भैया। देखो यहाँ पे Ab2 का अणुभार 110.87, यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करें। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 प्लस 2 मिला के 18। Ab2 का अणुभार यहाँ पे 110.87 है। तो सिंपल, अगर A का स्मॉल ए है तो A की जगह स्मॉल ए प्लस लगाओ। B का है यहाँ पे स्मॉल बी, आपके पास 2 B है तो B इंटू 2। तो यहाँ पर से आपका वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2B बराबर 110.87। अगर यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे तो 110.87 माइनस 2B आ जाएगा, ठीक है। इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। सिंपल समझे ना कैसे आया? ये 2B प्लस का था, उधर चला गया माइनस का, तो A इक्वल टू आ गया 110.87 माइनस 2B। समझ गए कैसे हुआ? वैसे ही जैसे H2O पे हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही आपने Ab2 के लिए निकाला, ठीक है, ये किसके लिए निकला? Ab2 के लिए। वैसे ही आप Ab1 के लिए, Ab4 के लिए भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर से लिखते हैं Ab4 का अणुभार वाला लगा देते हैं। लिखते Ab4 का अणुभार, Ab4 का अणुभार भी आपको पता है कितना है, 196.15 या 196.15, ये आपको पता है। तो सिंपल Ab4 का अणुभार, जैसे यहाँ पे Ab2 का आपने लिखा A प्लस बी इंटू 2, वैसे ही Ab4 पे लिखना है। A का कितना होता है? स्मॉल a होता है, हमने माना है, होता नहीं माना है, ठीक है। माना है तो A का स्मॉल a लिख दो, फिर प्लस लगाओ। B का हमने कितना माना है? स्मॉल b माना है तो स्मॉल b लिख दो। 4B है तो 4 का गुणा कर दो, बराबर 196.15। तो यहाँ पर से आ जाएगा A प्लस 4B बराबर 196.15। ध्यान से देख लो कैसे हुआ है। Ab4 का अणुभार 196.15 था। A का हमने स्मॉल ए मान रखा है तो स्मॉल ए, फिर प्लस लगाओ। B4 है तो 1B का है स्मॉल b तो स्मॉल b लिखो। 4 है तो 4 का गुणा कर दो, तो A प्लस 4B बराबर 196.15। अब यहाँ पर से A की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली, तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। लिखते हैं समीकरण 1 से A का मान रखने पर, समीकरण 1 से A का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से A का मान रख देते हैं। तो जब समीकरण 1 से आप A का मान रखोगे तो 110.87 माइनस 2B, ये आपने किसकी वैल्यू रखी है? स्मॉल a की। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। आगे 4B है तो 4B लिखो, इक्वल टू में 196.15। देख लो कैसे किया सॉल्व। सिंपल सा, A की वैल्यू जितनी थी हमने यहाँ पे रख दिया 110.87 माइनस 2B प्लस का 4B बराबर 196.15। अब ये देखो इधर प्लस का उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 4B से माइनस 2B होगा तो 2B बचेगा बराबर 196.15 माइनस 110.87। ठीक है, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। 110.87 प्लस का था, उधर गया माइनस का, और 4B से 2B गया, इतना आया। तो 2B बराबर यहाँ से आ जाएगा 196.15 से 110.87 घटा देते हैं तो 15 से 60 जाएगा 8। ठीक है, एक हासिल ले लेंगे, 15 7 गया 8, बचेगा यहाँ पे 10, 10 से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 6 इधर वाला हासिल गया था तो यहाँ पे कितना बच जाना चाहिए, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 9 से 1 गया 8, 85.28 आएगा। सिंपल आप लोगों को केवल घटाना है, घटा लेना। ठीक है, यहाँ पे जब 196.15 से 110.87 घटाओगे 85.28 आएगा। बी की वैल्यू निकाल लो, 85.28 बटा 2 भाग दे दो, 2 चौको 8। ठीक है,
और फिर दोगे 2 दूना 4, 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 छक्को 8, तो बी के वैल्यू आ गई 42.64। और बी है क्या चीज़, बी क्या चीज़ है, बी का परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ से लिखते हैं या सिंपल अभी यही लिख दो, b बराबर 42.64। अभी लिख दो, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या आई 42.64, आपने कैसे निकाला, सॉल्व करके। अब जो b का मान आया उसे समीकरण 1 पे रख दो, लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सही से यहाँ पे लिख लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया, ठीक है। तो a बराबर है 110.87 माइनस है 2b, तो -2 इंटू बी की वैल्यू है 42.64 रख दो यहाँ पर से। a बराबर 110.87 माइनस 2 चौको 8, 2 छक्के 12 की 2 1 हासिल, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्को 8, 85.28 आ जाएगा। आप करो क्या, सिंपल इससे घटा दो इसको, 110.87 आप लोग भी घटाया करो यार, ठीक है। 85.28 घटा दो, 7 है, इधर से 1 हासिल लेंगे, 17 8 किया 9, और 7 में 2 गया 5, 10 में 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 10 में 8 गया 2, 25.59 आएगा। देखो 17 में 8 गया 9, यहाँ पे बचेगा 7 में 2 गया 5, 10 में 5 गया 5, और यहाँ पे 10 में 8 गया 2, 25.59। ए बराबर 25.59, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.59। ये आ गई ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू। आपको निकालना क्या क्या था, ए आपका ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, ए का आपका इस बड़े वाले ए का आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। तो जब ए का मान और बी का मान निकल गया तो यहाँ पर से देखो जगह तो नीचे बची नहीं है, हम यहीं पर लिखे देते हैं, ठीक है। नीचे वहाँ पर तो जगह बची नहीं, यहाँ पर लिखे देते हैं, देखो यहाँ पे सही से लिख लेना। अतः ए का परमाणु द्रव्यमान छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं, ए का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा, ए का परमाणु द्रव्यमान को स्मॉल ए माना था, स्मॉल ए वाली वैल्यू रख दो 25.59, और बी का परमाणु द्रव्यमान, बी का परमाणु द्रव्यमान बराबर बी को हमने क्या माना था, स्मॉल बी की वैल्यू आई 42.64, ये रख दो, यही हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल देख सकते हो भैया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मस्त क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, 5 नंबर पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप एकदम सिंपल से लगा भी सकते हो, ठीक है। आप लोग खुद देख लो, पहले बस ये क्या करो, जो क्वेश्चन पे दिया हो उसको नोट कर लो, जो निकालना हो उसको नोट कर लो, फिर सिंपल फार्मूला रखो, निकल आएगा। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम वाला फार्मूला इसके लिए भी निकाला और इसके लिए भी लगाया, दोनों के हमें परमाणु द्रव्यमान M1 और M2 मिल गए थे, M1 M2 मान लिया था, फिर ए का परमाणु द्रव्यमान ए मान लिया, बी का बी मान लिया, तो AB2 का अणुभार इतना निकल के आया है, तो यहाँ पर से ए आपका ये एक समीकरण हमने पहला बना लिया। इसी तरह से AB4 का अणुभार इतना आया था, इससे समीकरण एक ये बन गया। तब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू रखी और मान निकाल लिया बी का मान निकल गया, फिर हमने बी का मान यहाँ पे इस समीकरण 1 पे रखा, तो ए का मान निकल गया। ए और बी ही तो है, ए और बी के परमाणु द्रव्यमान, तो आता ए का परमाणु द्रव्यमान इतना, बी का इतना। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो यार इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप चलते क्वेश्चन अगले की ओर, ठीक है। देखो 1.21 तो हो गया, अब आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है वो थ्योरी वाले हैं, तो थ्योरी वाले तो हम आपको नहीं करेंगे, हम केवल आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तो 1.21 ये 21वां क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26वां, जिसपे न्यूमेरिकल है 22वां, 23वां, 24वां और 25वां, ये थ्योरी वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको करना है। 26वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ठीक है। तो अभी भैया ये 22वां क्वेश्चन भी रह गया था, 21वें के बाद 22वां वाला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का है। फिर इसके बाद जो आपका 23वां क्वेश्चन 1.23, 1.24 और 1.25, ये तीनों थ्योरी वाले हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन अभी रह गया था। देखो जिनके पास NCERT की बुक है वो अपनी बुक पे देखते चलो, ठीक है। 21वें के बाद अभी 22वां क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वाला है, तो आप इसको देखते हैं। फिर इसके बाद 23वां, 24वां, 25वां ये थ्योरी के हैं, ठीक है। तो इनको आपको देखना है। आप इसके बाद फिर 22वें के बाद 26वां आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा 300 केल्विन पर 36 ग्राम लीटर इनवर्स सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, पढ़ लो आप लोग ध्यान से।
300 केल्विन का टेम्परेचर है, 36 ग्राम लीटर इनवर्स सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी। ठीक है, तो इसे भी हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे भी। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। आपसे 300 केल्विन का टेम्परेचर बताया गया है दोनों पे, इसी ताप पे नीचे वाले पे भी है, टेम्परेचर T है 300 केल्विन। ठीक है, ताप नियत है, इस पे भी 300 केल्विन है, दूसरे वाले विलयन पे भी 300 केल्विन ही है। ठीक है, आप पहले आपका ग्लूकोज का जो विलयन है, देखो यहाँ पढ़ लो ग्लूकोज का विलयन। ग्लूकोज का विलयन, ग्लूकोज के विलयन के लिए आपको कुछ वैल्यू दी गई है, 36 ग्राम लीटर इनवर्स सांद्रता, सी का मान दिया गया है 36 ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, फिर कहा गया ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब, और इसका परासरण दाब पाई बराबर आपको दिया गया है, आपको 4.98 बार दिया गया है, पाई का मान परासरण दाब का मान। फिर इसके बाद यदि इसी टेम्परेचर पर विलयन का परासरण दाब आपका ये मान लो पाई 1 है, तो दूसरा परासरण दाब जो पाई 2 हो जाए वो 1.52 बार हो जाए, तब आपका उसकी सांद्रता क्या होगी। मतलब जब परासरण दाब इतना हो जाता है तब नई सांद्रता जो C2 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, इसको C1 मान लेना। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बस इतनी सी आपकी बात है। पढ़ लो अब एक बार फिर से क्वेश्चन को, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 300 केल्विन का ताप है, 36 ग्राम लीटर इनवर्स सांद्रता है, तब उसका ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर ही विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो और तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब पहले आपको सांद्रता दी गई उसे C1 मान लिया, तब परासरण दाब 4.98 बार, तो उसका परासरण दाब पाई 1 मान लिया। फिर आपकी जब सांद्रता मतलब जब परासरण दाब 1.52 बार होता है तो उसे पाई 2 मान लिया, और सांद्रता आपकी क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी शायद याद आ रहा हो, पाई बराबर CRT वाला। ठीक है, पाई बराबर CRT वाला ये फॉर्मूला सबको याद होगा परासरण दाब का, पाई परासरण दाब, C सांद्रता, R नियतांक, T टेम्परेचर, फॉर्मूला सबको पता है ना यहाँ पे। तो सिंपल अभी एक चीज़ यहाँ पे आपको निकालना क्या है, पहली सांद्रता दी है, परासरण दाब दिया है, दूसरा परासरण दाब दिया है, सांद्रता दी है, आपको दूसरे की सांद्रता निकालनी है, और वो कैसे निकलेगी, एकदम मस्त तरीके से देखो। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पे पता है क्या कि टेम्परेचर दोनों पे कॉमन है, टेम्परेचर इस पर भी 300 केल्विन है, और दूसरा जब परासरण दाब दूसरे विलयन का दिया गया उसमें भी टेम्परेचर 300 केल्विन ही है, मतलब T1 T2 दोनों बराबर है। ठीक है, ताप नियत है, एक ही तापमान है। ठीक है, तो जब ताप नियत होगा तो पाई बराबर CRT जो है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे एक संबंध पता होना चाहिए कि जो परासरण दाब पाई होता है ये सांद्रता C के समानुपाती होता है। ये जो परासरण दाब पाई होता है ये सांद्रता C के समानुपाती होता है, तो पाई समानुपाती C के। ठीक है, C है सांद्रता, पाई है परासरण दाब। अब यहाँ पे यदि दो परासरण दाब हो पाई 1 और पाई 2 और सांद्रता C1 व C2 हो, तो आप यहाँ पर से फॉर्मूला लिख सकते हो पाई 1 बटा पाई 2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, मतलब कि जब आपके दो विलयन के परासरण दाब पाई 1 और पाई 2 हो, सांद्रता C1 और C2 हो, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा पाई 1 बटा पाई 2 इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, पाई 1 बटा पाई 2 बराबर C1 बटा C2। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका निकल आएगा। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी नियत है इसीलिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई 1 बटा पाई 2 बराबर C1 बटा C2। आप बस आपको यहाँ पे एक चीज़ सोचना है कि जो C1 सांद्रता होए, सांद्रता जो आपकी सांद्रता है ये आपको ग्राम लीटर इनवर्स पे दी है, और जो सांद्रता या सांद्रता को क्या बोलते हैं, मोलरता। सांद्रता जब भी बात हो तो मोलरता याद रख लेना, और मोलरता जो होती है उसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू में क्या होता है 1000। ये किसका फॉर्मूला होता है, मोलरता का। सांद्रता कहे या मोलरता कहे बात एक ही है, किसी भी विलयन की सांद्रता मोलरता ही होती है। तो फॉर्मूला विलेय के मोल बट्टे में विलयन का आयतन मिलीलीटर पे ऊपर 1000 का गुणा। तो यहाँ पे सांद्रता की बात करें या मोलरता की बात करें तो मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल बटा लीटर। ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है, देख सकते हो मोल बटा में लीटर। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर होता है।
यहाँ पे आपको दिया गया है ग्राम बटे लीटर में, तो ये आपकी असली सांद्रता नहीं है। सांद्रता हमेशा मोल बटा लीटर पे होगी। यहाँ पे आपको ग्राम बटा लीटर दिया है, तो ये आपकी असली सांद्रता नहीं है। आपको मोल बटा लीटर पे सांद्रता निकालनी होगी, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो लोग इसको समझ लेंगे वो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कहना चाहते हैं समझो। सांद्रता जो होती है मोल बटा लीटर पे होती है, ग्राम बटा लीटर में नहीं होती। तो यहाँ पे जो C1 36 ग्राम बटा लीटर दिया है, इसे आपको मोल बटा लीटर में पहले बदल लेना है। तो 36 ग्राम लीटर इन्वर्स का ये मतलब है कि 36 ग्राम विलेय, 36 ग्राम ग्लूकोज, विलेय कौन है ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज आपके कितने में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, ठीक है। 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में, इसका ये मतलब हो जाएगा लीटर, ठीक है। जो 36 ग्राम लीटर इनवर्स लिखा है, इसका मतलब है 36 ग्राम कौन, ग्लूकोज का विलियन है, तो 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में। तो ये आपका पता चला 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में। हमें निकालनी क्या है, सांद्रता या मोलरता। तो यहाँ पर से सांद्रता मोलरता का सूत्र है विलेय के मोल बटे में विलियन का आयतन लीटर में। और आपको पता है मोल निकालने के लिए जो विलेय के मोल या यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के मोल निकालने के लिए ग्लूकोज का अणुभार चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे ग्लूकोज का अणुभार भी निकाल लो। ग्लूकोज का सूत्र पता है ना, C6H12O6, सूत्र याद रख लो, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार हम लोग निकाल लेते हैं, ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। देखो कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 रख दो, प्लस लगाओ हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 12 रख दो, प्लस लगाओ ऑक्सीजन का होता है 16, 6 ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 6 रख दो। सबको हल कर लो, 12 छंग 72 प्लस 12, 16 छक्का 96, जोड़ देना 180 आ जाएगा। ग्लूकोज का अणुभार 180, ठीक है। कार्बन का 12, 6 कार्बन तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6। तो यहाँ पर से वैल्यू आ गई 180, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो ग्लूकोज का अणुभार हमें मिल गया कितना, 180 मिल गया यहाँ पर से। आप क्या करते हैं, जब ग्लूकोज का अणुभार पता चल गया तो यही मोलरता निकाल लेते हैं। देखो मोलरता या सांद्रता, ठीक है, मान लो सांद्रता ही है, सांद्रता ये किसकी थी, C1 वाली, ठीक है। ये C1 वाली सांद्रता, इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो C1 जो आ जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल को आप भार बटा अणुभार लिख सकते हो। किसका भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और बटे में किसका, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें भैया, मिलीलीटर पे, और ऊपर 1000 का गुणा। सारी वैल्यू रख दो, निकाल लो, ठीक है। मोलरता ही तो सांद्रता है, सांद्रता C1 को ही तो सॉल्व कर रहे हो, 36 ग्राम लीटर इनवर्स वाला। तो C1 की वैल्यू यहाँ से पहले मोल बटा लीटर में निकालो, ठीक है। C1 बराबर भार, भार किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का भार कहाँ है, 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में, तो 36 ग्राम ग्लूकोज। और देखो यहाँ पे जब फॉर्मूला मिलीलीटर पे लगाना तो मिलीलीटर पे ही वैल्यू रखना। 1 लीटर को पहले मिलीलीटर में बदल लो, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग जान लो, ठीक है। जब आपको यहाँ पे सवाल में मिलीलीटर पे लिखना तो मिलीलीटर पे ही वैल्यू रखना, 1000 मिलीलीटर रखो, ठीक है। और यहाँ पे अणुभार भी तो रखो, भार बटा अणुभार, अणुभार कितना 180, तो 180 रखो, और ये अणुभार इस पे गुणा ही तो हो जाएगा, तो 180 गुणे आयतन कितना है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 रखो, ऊपर भी 1000 है तो ऊपर भी 1000। देख लो कैसे किया है। भार ये है 36, अणुभार 180, अणुभार और विलियन का आयतन ऊपर नीचे तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। आयतन कितना 1000 मिलीलीटर और ऊपर 1000 का गुणा पहले से, तो 1000 से 1000 कैंसिल, बचेगा 36 बटा 180। और यहाँ से आप अगर 36 से 180 काटोगे तो 36 पंचे 180 होता है, तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर से C1 बराबर 1/5 आ जाएगा। और इस बार मात्रक किसका आएगा, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मोल बटा लीटर वाला, तो फॉर्मूला में जो मात्रक आएगा वो मोल बटा लीटर वाला आएगा। ऐसा क्यों हुआ, सबको पता है ना क्यों हुआ, क्योंकि आपने सांद्रता भार बटा अणुभार ये क्या लिखा हुआ है, विलेय का मोल लिखा हुआ है। तो विलेय का मोल बटे में आयतन, मतलब मोल बटा लीटर पे सांद्रता आपने निकाल ली है। मोलरता का मात्रक यही होता है, मोल बटा लीटर। तो ये जो सांद्रता है मोल बटा लीटर में आई, C1 बराबर 5 का भाग दे दो 0.2 मोल बटा लीटर। अब आपकी C1 की वैल्यू आ गई है मोल बटा लीटर पे, ठीक है। तो मोल बटा लीटर पे पहले आपको चेंज करना था, आप C2 की वैल्यू निकाल लो।
देखो यहाँ पे आपको ग्राम लीटर इन्वर्स पे या ग्राम प्रति लीटर पे दिया था, तो इसका मतलब 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में है, तो 1 लीटर विलियन में, उसे 1000 मिलीलीटर कर लो। सांद्रता को मोलरता बोला जाता है या मोलरता को सांद्रता बोला जाता है, तो C1 बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपको ग्राम बटा लीटर पे दिया, आपको मोल बटा लीटर में चेंज करना होगा। तो मोल बटा लीटर पे चेंज किया, विलेय के मोल को विलेय का भार बटा अणु भार बटे में विलियन का आयतन इंटू 1000। पूरा सॉल्व करो, सारी वैल्यू रख के C1 का मान आएगा 0.2। अब निकालना क्या है C2, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पाई1 बटा पाई2 बराबर C1 बटा C2। पाई1 की वैल्यू कहाँ है 4.98 रख दो बटे में पाई2 की वैल्यू कहाँ है 1.52, तो 1.52 रख दो। C1 की वैल्यू है 0.2, C2 की निकालनी है तो C2 को C2 लिख दो। अब यहाँ पर से C2 को इधर ले लो, ये इधर भाग पे इधर गुणे पे आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ नीचे उधर जाएगा, तो 0.2 गुणे 1.52 बटे में ये आपका इधर है, तो ये भाग पे आ जाएगा 4.98। यहाँ पे समझ रहे हो ना कैसे किया भैया, समझ लो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4.98 नीचे आ गया, 1.52 ऊपर चला गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव काट दो। C2 बराबर 0.2 गुणे 152 बट्टे में 498, ठीक है। देखो कैसे किया हमने, 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी था, 2 अंक पे नीचे भी था, जब बराबर में हो तो काट दिएगा, दशमलव कट गया, 152 बटा 498। C2 बराबर 0.2 है, गुणा कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 की 0, 1 हासिल, 2 एकम 2 1 3, 304 आया। 1 अंक पे दशमलव लगा दो बटे 498, 30.4 बटे 498, सिंपल 30.4 पे 498 का भाग दे दो। C2 की वैल्यू आपको मोल बटा लीटर पे मिल जाएगी। तो देखो हमने भाग दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.061 और मात्रक मोल बटा लीटर, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है, यही आंसर आ रहा होगा मोल बटा लीटर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो कैसे सॉल्व हुआ है। सबसे पहले जो दिया हो वो लिख लो। आपको कह रहा था पहला सांद्रता दी है उसका परस्पर दाब दिया, दूसरा परस्पर दाब दिया उसकी सांद्रता निकालो, मतलब C1 और पाई1 दिया और पाई2 दिया, C2 पूछ रहा है। तो पाई जो होता है परस्पर दाब, पाई बराबर CRT फॉर्मूला होता है, मतलब पाई समानुपाती होता है C के। तो यहाँ से जब 2 बार आपकी, मतलब एक बार परस्पर दाब पाई1 हो, सांद्रता C1 हो और दूसरा परस्पर दाब पाई2 हो, दूसरा C2 हो, तो पाई1 बटा पाई2 बराबर C1 बटा C2, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मोल बटा लीटर ही दिया होता तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको यहाँ पे ग्राम बटा लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स पे दिया था, तो सबसे पहले उसे मोल और लीटर पे बदलो, मोल प्रति लीटर पे फिर निकाल लो, ठीक है। अगर मोल प्रति लीटर पे दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे रख देते वैल्यू निकल आता, लेकिन हमें मोल बटा लीटर पे दिया नहीं था, ग्राम बटा लीटर पे दिया था। तो पहले उसे मोल बटा लीटर में ये वाला फॉर्मूला लगा के रखा, विलेय के मोल बटे में विलेयन का आयतन, तो मोल बटा आयतन मतलब लीटर, तो मोल बटा लीटर पे बदल लिया, फिर आपने C2 निकाल लिया। तो आशा करते ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो यार तो लाइक भी कर लो और चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन हो गया, आपसे कह रहे हैं 23वां क्वेश्चन, 24वां 25वां थ्योरी वाले हैं तो उनको आपको देखना है, हम केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। 22वां हो गया, आप चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, तो इसका कर लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है 26वां, क्वेश्चन नंबर 1.26, इसको भी पढ़ते हैं और मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स तथा उसमें 92 ग्राम Na+ प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो जल में Na+ आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो जल में Na+ आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मस्त क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है। तो सिंपल जो दिया हो नोट करो। झील के जल का घनत्व, झील के जल का घनत्व सॉल्व लिख दिया, यहाँ पे सॉल्व करो इसे। झील के जल का घनत्व आपको दिया गया है 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, इतना दिया गया है। कह रहा है इतना घनत्व तथा उसमें 92 ग्राम Na+ आपको दिया गया है, Na+ का भार दिया गया है 92 ग्राम, 92 ग्राम्स दिया गया है। और कह रहा है 92 ग्राम Na+ जो है ना वो प्रति किलो जल में उपस्थित है, मतलब कि 1 किलो जल में, 1 किलो जल में, ठीक है, 1 किलो किसमें, 1 किलो जल में 92 ग्राम Na+ उपस्थित है। सिंपल समझो, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। एक झील है,
एक आपके पास झील है, ठीक है, जिसका जल का घनत्व तो आपको दिया गया इतना। कह रहा है अगर 1 किलोग्राम आपके पास जल है, 1 किलोग्राम जल में इतने ग्राम आपका Na+ है, तो 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम Na+ है? 92 ग्राम। तो 1 किलोग्राम जल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलायक जल। यहाँ पे आपको दिया गया है जल का भार दिया गया 1 किलोग्राम। यहीं पे आपको समझना था, जो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कहा गया था 92 ग्राम Na+ प्रति किलो, यही सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह दी गई। 92 ग्राम Na+ प्रति किलो, मतलब कि 1 किलो में 92 ग्राम Na+ है। 1 किलो में 92 ग्राम Na+ है, मतलब कि H2O या जल का भार, जल का जो भार है वो कितना है? 1 किलोग्राम। और कितने में? और 1 किलो में कितना Na+ है? 92 ग्राम। तो कह रहा है जल में Na+ आयन की मोललता की गणना करो। मोललता पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है, तो सिंपल आप निकाल सकते हो, ठीक है। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कह सकते हो, 1000 ग्राम ग्राम में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल आप क्वेश्चन फिर से पढ़ो और बताओ समझ में आए कि नहीं। किसी झील के जल का घनत्व तो इतना है, उसमें 92 ग्राम Na+ है, और कितने में? प्रति किलो जल में। 1 किलो जल में 92 ग्राम Na+, ठीक है। 92 ग्राम Na+ क्या है? प्रति किलो जल में। तो यहाँ पे जो जल जो हो जाएगा, जल में Na+ है ना, तो जल क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, मतलब बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या है? विलायक। जो ज़्यादा होता है विलियन में उसे विलायक बोला जाता है। विलायक, ये विले, मोललता पूछ रहा है, निकाल लो। सिंपल सी तो यार बात है। सबसे पहले मोललता निकालते हैं। मोललता बराबर, मोललता का फॉर्मूला सबको पता है। मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना यार, ये ग्राम में लिखा जाता है, तो ये किलोग्राम में वैल्यू ना रखना, हमेशा वैल्यू ग्राम में ही रखना। मात्रक याद रखो, ग्राम में है तो ग्राम ही में लिखो, ठीक है। अब मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल को क्या लिख सकते हो? भार बटा अणुभार। किसका भार? विलेय का, ठीक है। भार बटा अणुभार, और गुणे में ये विलायक का भार, विलायक का भार, और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। देख लो सिंपल। अब विलेय के मोल विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। यहाँ से सिंपल विलेय का भार, विलेय कौन है? Na+, तो 92 ग्राम में 92 ग्राम रख दो। मोललता बराबर लिखते हैं, मोललता बराबर 92 ग्राम है भार विलेय का। बात आती है अणुभार निकालो विलेय का। Na+ का अणुभार कितना होगा? आप लोग सोच के बताओ। देखो Na+ का जो अणुभार होगा वो बताओ कितना होगा? Na+ का अणुभार बताओ कितना होगा? Na+ का अणुभार कितना होगा? Na+ का जो अणुभार होगा वो होगा 23। अब आप पूछोगे भैया कैसे? सबको पता है Na का अणुभार कितना होता है? 23 होता है। तो जैसे Na का अणुभार 23 होता है, वैसे Na+ का अणुभार भी 23 ही होगा, क्योंकि Na+ का ये मतलब है कि Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। Na+ कब लगा? जब प्लस तब लगता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो Na से Na+ तब बना जब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर Na का अणुभार 23 है या परमाणविक द्रव्यमान 23 है, तो Na+ का भी 23 ही होगा। तो यहाँ पर से सिंपल आपको अणुभार की जगह क्या रख देना है? 23 रख देना है। तो 23 रख दिया, ठीक है। गुणे में विलायक का भार, विलायक का भार रखना है आपको ग्राम में, ठीक है। ग्राम में है, फॉर्मूला याद रखना, ग्राम ही में लिखा करो। 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम, और ऊपर पहले से 1000 का गुणा, तो 1000 का गुणा कर दो। 1000 से 1000 कैंसिल, 23 से काटो, 23 चौको 92, मोललता आ गई 4, मोललता आ गई 4। और मोललता का जल्दी सब लोग मात्रक बता दो। मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, यही मोललता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी, ठीक है। कंफ्यूज बहुत किया था इस क्वेश्चन ने। पहले आपको जल का घनत्व तो दे दिया था, कह रहा था 92 ग्राम Na+ प्रति किलो में, यही सब लोग समझ नहीं पाते प्रति किलो का क्या मतलब है। मतलब 92 ग्राम Na+ 1 किलो में है, ठीक है। 1 किलो जल में 92 ग्राम Na+ है, तो 1 किलोग्राम जल में यहाँ पे लिखा हमने जल का भार 1 किलोग्राम है, और Na+ कितना है? 92 ग्राम। तो यहाँ पे सिंपल मोललता पूछ रहा था, फॉर्मूला लगाओ। बाद में यहाँ पे फंसोगे कि विलेय का अणुभार, Na+ का अणुभार यार कितना होगा? जब Na का अणुभार 23 तो Na+ का अणुभार भी 23, वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो, 4 मोल प्रति किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करते ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 1.27,
ठीक है, तो आप देखते हैं भैया 27वां क्वेश्चन ये भी पढ़ो, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है यदि CuS का विलेयता गुणनफल 6 × 10⁻16 है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता आपको ज्ञात करनी है। CuS का विलेयता गुणनफल दिया गया है इतना, विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन सबको फंसा रहा होगा कि विलेयता गुणनफल कहाँ से आ गया यार। ठीक है, तो ये जो विलेयता गुणनफल होता है इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, विलेयता गुणनफल यहाँ सीखते हैं सॉल्व। आपको दिया गया है CuS दिया गया है। ठीक है, आपका आ गया इसका विलेयता गुणनफल। आप विलेयता गुणनफल भी बोल सकते हो या विलेयता नियतांक भी बोल सकते हो। विलेयता गुणनफल इसे KSP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल K इस टाइप से बनाओ, नीचे SP लिख दो। इसे क्या बोला जाता है? विलेयता गुणनफल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलेयता गुणनफल या विलेयता नियतांक। ठीक है, सिंपल आपसे कह रहे हैं कि KSP जो है इसे विलेयता गुणनफल या विलेयता नियतांक बोला जाता है। इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻16। ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसलिए NCERT के एक न्यूमेरिकल को मस्त से समझो, क्योंकि यही पेपर पे आपके इनके आने के पूरे चांसेस रहती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये सेम क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आपका इसका पैटर्न दे सकता है, मतलब संख्या चेंज कर देगा, क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। तो सिंपल CuS है जिसका विलेयता गुणनफल इतना है। कह रहा है जलीय विलयन में इसकी अधिकतम मोलरता बताओ। इसकी क्या करना है आपको? इसकी आपको अधिकतम मोलरता बतानी, इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता, जलीय विलयन में इसकी मोलरता आपको ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात की जाए? ठीक है, कैसे ज्ञात की जाए मोलरता? तो देखो आपको इसको अच्छे समझना है। देखो आपको यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि आपके पास है CuS। ठीक है, CuS है। ये जो CuS होता है अगर इसे आयनों में तोड़ा जाए, मतलब इसका विलयन बनाया जाए, तो ये CuS जो है ये Cu2+ आयन में, देखो सही से बनाए। ठीक है, जो CuS है इसे अगर आयनों में तोड़ा जाए तो ये Cu2+ आयन में टूटेगा प्लस H2- आयन में टूटेगा। ठीक है, Cu2+ प्लस H2- आयन में टूटेगा अगर CuS को आप विलयन में आयनों में तोड़ते हो। ठीक है, और जब विलयन में आयनों में तोड़ता है तो ये आपका एक्वस में हो जाता है, ये एक्वस में हो जाता है। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है विलयन में है ये। ठीक है, एक्वस का मतलब जलीय विलयन में है। ठीक है, और ये जो CuS है ये अभी आपका ऐसे ही था, तो ये आपका सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस है तभी तो आयनों में टूटा। जब आपने उस ठोस को क्या किया, पानी में डाला या मान लो किसी विलयन में डाला, तो वो आयनों में टूट गया Cu2+ और H2- में। ठीक है, ध्यान समझो। ये जो CuS था आपने इसका विलेयता का मतलब इसको विलय करना होगा, तो हमने जब इसे विलयन में डाला तो ये Cu2+ आयन और H2- आयन में टूटा, कॉपर आयन और सल्फाइड आयन में। ठीक है, तो सिंपल ये जो आपका CuS है ये क्या है? ठोस है। क्यों? क्योंकि ठोस होता है। जैसे NaCl नमक है, नमक को पानी में डालते हो तो Na+ और Cl- में टूटता है, तो नमक NaCl ठोस होता है तब वो जाके आयनों में टूटता है। तो वैसे ही CuS ठोस है तब जाके वो विलय होकर आयनों में Cu2+ और H2- में टूटेगा। अब हमें बात आती है कि मोलरता कैसे निकाले यार। ठीक है, तो देखो ये जो KSP दिया है ना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो KSP विलेयता गुणनफल या विलेयता नियतांक है, ये आपका कैसे निकाला जाता है? KSP बराबर, देखो KSP बराबर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता ऊपर रखनी है और बटे में अभिकारक की सांद्रता रखनी। जैसे उत्पाद कौन है आपका? इधर वाला उत्पाद है, इधर वाला अभिकारक। रिएक्शन पे जब ये होता है, इधर वाला पद जो होता है अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले पद को उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल Cu2+ है तो Cu2+ की सांद्रता रखनी है, और यहाँ पे आपको H2- की सांद्रता रखनी है, और बटे में इधर वाली सांद्रता आपको नीचे रखनी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब सांद्रता रखी जाएगी तो अगर कोई ठोस है तो उसकी सांद्रता आपको 1 रखनी है, या कोई गैस है तो उसकी सांद्रता आपको 1 रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे CuS ठोस है तो आपको इसकी सांद्रता 1 रख देनी बटे पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे? KSP जो है क्या है? विलेयता गुणनफल या विलेयता नियतांक। ये कैसे निकाला जाता है? उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। इधर वाला पद अभिकारक होता है, इधर वाला पद उत्पाद होता है, तो उत्पाद की सांद्रता मतलब Cu2+ की सांद्रता और H2- की सांद्रता, बटे में इधर वाला अभिकारक की सांद्रता, मतलब ये सॉलिड है। ठोस अगर होता है या गैस होता है तो उसकी सांद्रता 1 रखते हैं। ये आपका CuS एक ठोस है तभी तो आयनों में टूटा। ठोस सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, S फॉर सॉलिड मतलब ठोस। तो ठोस है तो इसका आपको रख देना 1, इसकी सांद्रता होगी 1। हमेशा याद रखना ठोस और गैस की सांद्रता 1 होती। ठीक है, ये रख देना है। अब यहाँ पे आपको निकालनी मोलरता। मोलरता को हमने कहा था, मोलरता को सांद्रता भी बोला जाता है।
अभी इसके पहला वाला क्वेश्चन था मोलरता को सांद्रता भी बोला जाता है। तो जब मोलरता को सांद्रता भी बोला जाता है तो अगर हम यहाँ पर से मान लें कि माना Cu2+ की सांद्रता, मान लो Cu2+ की जो सांद्रता है, Cu2+ की सांद्रता उसे मान लो हम S मान लें, और आपका S2- की जो सांद्रता है S2- की उसे भी मान लो हम S मान लें। ठीक है, मान लो Cu2+ की सांद्रता को S मान लें और S2-, ठीक है, S2- की सांद्रता को भी S मान लें। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो KSP बराबर क्या आ जाएगा, KSP बराबर क्या आ जाएगा, Cu2+ की सांद्रता को S माना इंटू S2- की सांद्रता को S माना तो S इंटू S, और KSP की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻16, और इधर S का S से गुणा करोगे आ जाएगा S², और अगर यहाँ से S की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी √6 × 10⁻16, और यही आपका S जो होगा यही क्या है, सांद्रता या मोलरता। यही आपकी S क्या है, सांद्रता है या मोलरता। जो आपसे अधिकतम सांद्रता या अधिकतम मोलरता पूछी गई है यही है, बस यही सिंपल आंसर हो जाएगा, यही सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको समझने का यार प्रयास करना है। ठीक है भैया, सिंपल आपसे क्या क्या दिया गया था पहले समझ लो। देखो CuS का विलेयता गुणनफल दिया गया था, हमने नोट कर दिया विलेयता गुणनफल। CuS है तो विलेयता मतलब ये विलीन किया गया होगा विलयन में, तो जब CuS है तो वो ठोस होगा तभी तो उसे विलयन में विलय किया गया होगा और वो आयनों में टूटा होगा। तो Cu2+ और H2 आयन टूटेगा S2- आयन पे। ठीक है, Cu2+ और H2- पे, और जब ये आयनों में टूटा तो एक्वस में होगा, तो मतलब जली विलयन में होगा। एक्वस का मतलब जली विलयन में है ये। ठीक है, और ये S का मतलब सॉलिड मतलब ठोस है ये। तो विलेयता गुणनफल इतना दिया गया था, आपको निकालना है मोलरता। मोलरता को सांद्रता भी बोला जाता है। तो माना यहाँ पे Cu2+ की सांद्रता को S मान लिया, S मान लो, या X मानना चाहो X मान लो, जो आपकी मर्जी हो वो मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मानने में, S मान लिया मान लो। ठीक है, Cu2+ की सांद्रता S मान लिया, H2- की सांद्रता को S मान लिया। तो KSP बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद इधर वाला है तो Cu2+ की सांद्रता, H2- की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक अगर ठोस या गैस है तो मान लो अभिकारक हो या उत्पाद, कोई भी अगर ठोस या गैस है तो उसकी वैल्यू आपको 1 रख देनी। ये ठोस था तो इसकी वैल्यू बटे में 1। तो यहाँ से KSP बराबर इसकी सांद्रता को S माना, इसकी सांद्रता को S माना, तो इसकी जगह भी S रख देंगे, गुणे इसकी जगह भी S रख देंगे, तो S का S से गुणा S², और KSP की वैल्यू 6 × 10⁻16। तो यहाँ से अगर S की वैल्यू निकालोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसे आप लिख सकते थे S² बराबर 6 × 10⁻16, यही तो लिख सकते थे। जैसे 6 × 10⁻16 बराबर S² है तो आप इसे लिख सकते हो S² बराबर 6 × 10⁻16। जब स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो S बराबर √6 × 10⁻16, यही सांद्रता या अधिकतम मोलरता है। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप लोग समझ सकते हो, नया टाइप का क्वेश्चन था आपके लिए कि विलेयता गुणनफल इस पे दे दिया गया था। तो क्वेश्चन का ये फॉर्मूला याद रखना, KSP बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता करके निकल आएगा। ठीक है, ये आपका K था। ठीक है, ये आपका क्या है, K है, KSP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे, तो इसको नोट कर लो। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप भैया देखते हैं 28वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.28। तो चलो इसे भी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन जिसका सूत्र है C9H8O4 को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल जिसका सूत्र है CH3CN में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, भार प्रतिशत ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो शायद आप लोग भी इसको कर सकते हो, तो करने का प्रयास करो, और हम तो यहाँ पे करा ही रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, सिंपल क्या क्या दिया गया है, 6.5 ग्राम एस्पिरिन दिया गया है जिसका सूत्र है C9H8O4। फिर 450 ग्राम्स आपको दिए गए एसीटोनाइट्राइल जिसका सूत्र है CH3CN। ठीक है, घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात करो। भार प्रतिशत जिसे बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत का जो सूत्र होता है लिख सकते हो द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। जिसको जिसको सूत्र पता है यार कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखना इसका सूत्र।
ठीक है, क्या सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत का? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो सिंपल हमें ये कहा गया है कि आपके पास इतने ग्राम क्या है इतने ग्राम? इतने ग्राम आपके पास क्या था? एस्पिरिन, जिसे एसीटोनाइट्राइल में 450 ग्राम में घोला गया। यही तो कहा गया है, घोला गया। तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है? एस्पिरिन का। हमें एस्पिरिन का ज्ञात करना है, तो एस्पिरिन का लिखते हैं यहाँ से। एस्पिरिन का ज्ञात करना, जिसका ज्ञात करना उसी का लिखो, एस्पिरिन का। ठीक है, सिंपल सी बात है। एस्पिरिन का कहा गया, एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में ज्ञात करो। तो एस्पिरिन का ज्ञात करना है, इसलिए एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर, यहाँ पे जब एस्पिरिन की बात होगी तो एस्पिरिन का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। और विलयन में दो लोग हैं आपके पास, कौन कौन? एस्पिरिन और एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, तो सिंपल एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा गया था, एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर एस्पिरिन का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। सिंपल वैल्यू रख दो। एस्पिरिन के द्रव्यमान कितना है? ये रहा एस्पिरिन, यही तो था एस्पिरिन का सूत्र, C9H8O4 6.5 ग्राम 6.5 ग्राम। ठीक है, बटे में विलियन, विलियन में कौन कौन है? एस्पिरिन और एसीटोनाइट्राइल। तो जब विलियन का द्रव्यमान लिखना तो दोनों को जोड़ के लिखना, क्योंकि इन दोनों से मिल के विलियन बनेगा ना, इसको मिला के विलियन बनेगा, तो जो टोटल द्रव्यमान होगा वो विलियन का होगा। तो 6.5 प्लस 450, 6.5 प्लस 450 ये मिला के विलयन का होगा, क्योंकि विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक से मिलके बनता है। जो कम मात्रा पे उसे विलेय और जो ज़्यादा मात्रा पे उसे विलायक। 450 ज़्यादा तो ये विलायक हो जाएगा, जो कम मात्रा में उसे विलेय। तो विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। तो विलेय का द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान जोड़ दो, 6.5 और 450। तो यहाँ पर ऊपर तो 6.5 है, नीचे कितना आ जाएगा? 450 और 6.5 जोड़ो, 456.5। ठीक है, ये आएगा 6.5 बटे 456.5। एक अंक पे दशमलव ऊपर भी नीचे भी दशमलव काट देना। 65/45 आएगा। भाग दे दो। अब आंसर जो है वही द्रव्यमान प्रतिशत होगा। देखो हमने यहाँ पे भाग दे रखा है पहले से, तो हम बता रहे हैं आपको कितना आएगा। ठीक है, और एक चीज़ तो यहाँ पे गड़बड़ ही कर दिया यार भाई मेरे। क्या गड़बड़ किया बताओ आप लोग? यहाँ पे 100 का गुणा तो किया ही नहीं। 100 का गुणा नहीं करोगे तो आंसर कैसे आएगा? 100 का गुणा करो। ठीक है, देखो क्या किया। एस्पिरिन का द्रव्यमान 6.5 बटे में विलयन का द्रव्यमान लिखने के लिए 6.5 प्लस 450, तो नीचे आ गया 456.5। दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, बचा क्या यहाँ पे? 65 बचेगा। 65 का गुणा 100 से कर देना, 6500 बटे में 45 समझ में आए कि नहीं? यहाँ पे देखो फिर से समझ लो। यहाँ पे था 6.5 ऊपर, नीचे 450 और 6.5 मिला के 456.5। ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, नीचे एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, मतलब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? एक। दशमलव के बाद कितने अंक है? एक। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? एक। तो जब दशमलव के बाद एक अंक इस पर भी, दशमलव के बाद एक अंक इस पर भी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देना। बच जाएगा क्या? 65। तो 65 का 100 से गुणा 6500 बटे में 45 इसका भाग दे दो, आपका 1 पॉइंट करके आएगा। तो 1 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.4% आ जाएगा। 1.4% यही होगा द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत पे था, परसेंट कह रहा है तो परसेंट पे आएगा आंसर। सिंपल सी बात थी, निकल गया द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, विलेय इतना था, विलायक इतना। जो कम मात्रा पे उससे विलेय, जो ज़्यादा विलायक। कह रहा था एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल पे ज्ञात करो, तो हमने एस्पिरिन का। अगर एसीटोनाइट्राइल का कहता तो एसीटोनाइट्राइल का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, जिसका भी कहे उसी का द्रव्यमान आपको लिख देना है। एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत का आता या भार प्रतिशत का आता, तो एस्पिरिन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। एस्पिरिन का 6.5, विलयन के लिए दोनों को जोड़ दो, वैल्यू निकाल लो, गुणे पे 100 है, 1.4% आंसर। ठीक है, तो
आज की वीडियो पे इतने रहने देते, 28 नंबर तक क्वेश्चन लग चुके हैं। अगले वीडियो पे मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना। और ये जान लो एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो एक एक को मस्त तरीके से सॉल्व करना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके इस चैप्टर के जितने भी वीडियो टॉपिक जितने भी आपके मतलब थ्योरी वाले थे, न्यूमेरिकल थे, सारे उसी पे वीडियो है, उनको जाके देख सकते हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जैसे 28 नंबर का मतलब आगे के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगला वीडियो जाएगा उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जैसे अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट कर लो।